हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परमा नर्सिंग क्लासेस। आज हम देख रहे हैं ईसीजी और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन को। इसकी हम डिटेल में पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, ईसीजी को समझना और उसके बाद हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर किन किन मैकेनिज्म से रेगुलेट होता है उस सबको समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ईसीजी के बारे में। ईसीजी एक्चुअली होती क्या है? ईसीजी होती है एक इलेक्ट्रिकल, जो हमारी इंपल्सेस होती हैं उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ग्राफ में जब हमारी बॉडी का कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है, कंडक्शन सिस्टम में होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आ रही है हमारे हार्ट में, उनको जब हम ग्राफ पे लेके आते हैं, दिस इज ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो इसको हम किससे करते हैं? इसको हम करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक मशीन होती है जो एक्चुअली ईसीजी को निकालती है। ठीक है, तो इस तरह की होती है, आप सबने देखा होगा अपने वर्क प्लेस पे बहुत बार। तो जो ग्राफ है इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बनती है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन में बन रही है, हर ग्राफ के बीच में कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, उसको हम असेस, वो टेकिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है, वो सब हम असेस कैसे करेंगे जब हमें नॉर्मल पता होगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, वो इस तरह से ग्राफ होता है, उसमें इस तरह से बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है, जो ये छोटे बॉक्सेस होते हैं, तो 8 से दूसरे बॉक्स के बीच में ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.04 सेकेंड की। ठीक है, ये जो छोटे बॉक्सेस होते हैं इसमें यहां से लेके यहां तक की जो ड्यूरेशन होती है वो 0.04 सेकेंड होती है। ओके, और इस बड़े बॉक्स से लेके इस तक ये जो ड्यूरेशन होती है ये होती है 0.2 सेकेंड। अगर हम 0.04 सेकेंड को, क्योंकि इसमें 5 लाइंस देखो आती है, हर लाइन में इतना ही होता है, तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतनी ही टाइम ड्यूरेशन आती है। तो अब जब भी हम ग्राफ की स्टडी करेंगे तो हमें पता चल गया कि दो बड़े बॉक्सेस के बीच में कितनी ड्यूरेशन होती है? 0.2 सेकेंड। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो बनती हैं वो क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में जो सबसे पहले बनती है पी वेव फ्रेम होती है। ठीक है, पी वेव, पी वेव को और क्या कहा जाता है? ये जो एट्रियल डीपोलराइजेशन के टाइम पे बनती है, तो इसमें इस तरह से फ्रेम होती है। उसके बाद क्या होती है? जो क्यू वेव होती है, पी क्यू, क्यू वेव थोड़ी नीचे जाती है। उसके बाद आर वेव जो होती है वो ऊपर आती है, एस अगेन नीचे जाती है, और उसके बाद जो टी है वो ऊपर की तरफ बनती है। तो ऊपर की तरफ कौन कौन सी होती है? पी, आर और टी। और नीचे की तरफ कौन सी बनती है? क्यू और एस। तो ये हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। अब कौन सी पी वेव कब बनती है? पी वेव बनती है हमारी, पी वेव बनती है जब हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो जब हमारे एट्रियाज में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब पी वेव बनती है। उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है। ठीक है, यानी कि हमारे वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये वाली जो वेव बनती है। उसके बाद टी वेव, टी वेव कब बनती है? टी वेव बनती है जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है। इसका मतलब जब हमारा जो हार्ट है वो दोबारा से सेट होने जाता है या रेस्ट पे चला जाता है, तो उस टाइम पे कौन सी वेव बनती है? टी वेव बनती है। तो इसमें पूरा जो एक कार्डियक साइकिल होती है वो कितनी देर की होती है? 0.8 सेकेंड की। ठीक है, अगर इसकी ड्यूरेशन प्लस माइनस कभी भी होती है तो अब हमें पता चल गया कि एक जो ग्राफ है 0.2 सेकेंड का होता है। तो इस तरह के कितने 4 ग्राफ लगेंगे इस 8 साइकिल को कंप्लीट होने के लिए। अगर वो उससे ज्यादा ले रहा है तो इसका मतलब है टेकिकार्डिया है, उससे कम है तो ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्सेस फ्रेम होते हैं। ये वेव्स होती हैं, कितनी ऊपर होती हैं कितनी नीचे। अगर इनमें से कोई भी नीचे की तरफ हो रही है, जैसे इन्वर्टेड टी वेव्स है, इसका मतलब है कि कार्डियक इंटरवेंशन हो सकती है, या फिर उसमें पोटेशियम का वो होता है, उसमें भी इन्वर्टेड टी वेव्स आती हैं। तो इन चीजों को हमें बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह की इमेजिंग फ्रेम करती है।
अब इसमें आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो इलेक्ट्रोड्स होती है उनकी प्लेसमेंट। वैसे तो इनके लिए टेक्नीशियंस अवेलेबल होते हैं, पर बहुत बार नहीं भी होते, या फिर हम आईसीयू में वर्क करते हैं तो हमें खुद भी करना होता है, तो हमें एटलीस्ट इसका बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसको अच्छे से जज कर सके, या कभी इमरजेंसी में हमें भी करनी पड़ रही है तो हमें बहुत अच्छे से पता हो कि कहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रोड्स प्लेस करनी होती है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं 6 जो इलेक्ट्रोड्स प्लेस होती है वो कहाँ कहाँ होती है। देखो, जो इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रोड प्लेस होती है वो होती है यहाँ पे, यानी कि 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट साइड। ये राइट साइड है हमारी एंड दिस इज लेफ्ट साइड, ओके। तो राइट साइड में 4th, ये 1 2 3 एंड 4, दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो हम कहां पे लगाएंगे फर्स्ट इलेक्ट्रोड? 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे। जो सेकंड है वो कहां लगती है? एग्जैक्टली उससे अपोजिट, जो स्टर्नम होती है बीच में, दिस इज स्टर्नम। तो स्टर्नम के इस तरफ फर्स्ट इलेक्ट्रोड लगती है और उस तरफ सेकंड इलेक्ट्रोड लगती है, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली 2 के बाद हम 4th वाली प्लेस पहले करते हैं। जो 4th इलेक्ट्रोड होती है वो कहां से आती है? जो ये हमारी क्लेविकल होती है, इसके मिड पॉइंट से हम 5th जो इंटरकोस्टल स्पेस है उसमें इसको लगाते हैं, ठीक है। हमें पहले 5th इंटरकोस्टल स्पेस को फील करना होता है, उसके बाद जो क्लेविकल का मिड पॉइंट है वहां से लेते हुए इसको हम 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे प्लेस करते हैं। तो थर्ड जो रह गई उसको कहां करते हैं? इन दोनों के बीच में, ठीक है। सेकंड और 4th के बीच में थर्ड वाली को प्लेस किया जाता है। उसके बाद 5th जो होती है वो कहां पे करते हैं? अब हमें कहां, किस तरफ जाना है? टुवर्ड्स द एक्सिला। जब 4 तक प्लेस कर दी तो जो 5th होती है वो लगभग 4 से हल्की सी ऊपर होती है, और 5th और ऊपर, मतलब टुवर्ड्स द एक्सिला उसको हम लगाते हैं, ताकि हम हर्ट के हर एंगल से, जो इसमें जो एंगल यूजुअली फ्रेम होता है, देखो वो इस तरह से लोअर साइड में जा रहा है, तब हम इसकी रीडिंग लेते हैं। इस उस पे ये 6 इलेक्ट्रोड्स लगी जाती है। अब इसके अलावा जो 12 इलेक्ट्रोड्स होती है वो कहाँ प्लेस करनी होती है? 6 ऑलरेडी आपको बता दी है मैंने कि कहाँ प्लेस करनी होती है। अब 7th कहाँ करनी होती है? आइडियली तो हम रिस्ट पे, वो ज्यादा एक्सेसिबल पार्ट है हमारा प्लेसमेंट के लिए, बट वो फार हो जाएगा, तो हमें नियरेस्ट पॉइंट लेना है। तो कहाँ पे लेते हैं? एक इधर लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे लेनी होती है। एक सेकेंड। अब हम देखते हैं 6 के बाद 12 इलेक्ट्रोड्स। 12 इलेक्ट्रोड्स कहाँ प्लेस करनी होती है हमारे उसमें? 6 तो ऑलरेडी मैं लोकेशन आपको बता चुकी हूँ। अब जो 7th होती है इलेक्ट्रोड वो कहाँ होती है? वैसे तो हम रिस्ट पे करना चाहिए, बट रिस्ट इसका इजी एक्सेसिबल रिस्ट है, बट इट इज द फारदेस्ट पॉइंट। तो हम नियरेस्ट कहाँ पे करते हैं? शोल्डर पे प्लेस करते हैं, ठीक है। एक राइट शोल्डर पे करते हैं, एक लेफ्ट शोल्डर पे प्लेस करते हैं। उसके अलावा क्या होती है? पैर में सेम हमें एंकल पे करना चाहिए, बट वहां से नहीं हो रहा है, हम कहाँ करते हैं? यहाँ पे करते हैं, और एक यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम 4 इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं, बट ये चारों एग्जैक्टली इसकी जो होती है ईसीजी वाले में हेल्प नहीं करती। ये वाली जो होती है ना, जो राइट लेग के लिए होती है, जो राइट लेग के लिए होती है, ये क्या करते हैं? एक तरह से अर्थिंग का काम करता है। ये और ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को नहीं आती, और उनके जो क्रॉस सेक्शनल व्यू हम देखना चाह रहे हैं उसमें हेल्प करती है। तो ये डायरेक्टली वर्क नहीं करती, इनडायरेक्टली एज अ अर्थिंग का काम करके हमको हेल्प करती है, ठीक है। तो मेन जो हमारी कौन सी हुई? ये 3 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जो फंक्शन करती है। तो 6 हो चुकी है, 3 ही हो गई है। अब ये एक्चुअली कैसे वर्क करती हैं? देखो, ये हमने इधर प्लेस किया, दिस इज आवर हार्ट, ठीक है। तो ये कैसे करता है? ये करता है जैसे ये इधर से जो इंपल्सेस जाती हैं इस तरफ, और ये इससे भी कनेक्टेड होता है ऐसे, और ये इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये इस तरह से एक सर्कल फ्रेम कर लेती है। तो अब इसकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैसे जाएंगी? ऐसे। क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या है? ऐसे आता जाएगा। फर्स्ट हमारी सारी इस तरह से हुई, तो मिड पॉइंट कहाँ आया? यहाँ पे। उसके बाद जो सेकंड है, जो नीचे की तरफ जा रही है, वो कैसे आ रहा है? इस तरह से आ रहा है।
तो अब इसमें मिड पॉइंट कहाँ हुआ, एक इधर हुआ। अब जो हमारी थर्ड आ रही है वो कैसे आ रही है, इधर हो गई, इधर हो गई। तो थर्ड जो व्यूज आ रही हैं इस तरह से। अब इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग डायरेक्शंस में इसकी अलग अलग मिड पॉइंट बनते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी 3 इलेक्ट्रोड्स लगती है वो एक इलेक्ट्रोड 1 यहां लगती है, एक यहां पे लगती है, एक यहां पे लगती है और एक इधर लगती है। इससे क्या होता है कि आप अगेन 3 जो डायमेंशनल व्यू है इसकी वो ले सकते हो, ठीक है। यहां हो गई, जैसे यहाँ एक मिड पॉइंट में आ रही है, इधर से व्यू ले रहे हैं और इधर से व्यू ले रहे हैं। तो इस तरह से ये 12 इलेक्ट्रोड्स हम प्लेस करते हैं जिससे हमें पूरे हर्ट की क्रॉस सेक्शनल व्यूज मिलती है। तो प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स हो गया है, ईसीजी हो गया है। अब हम डिटेल में देखते हैं बीपी रेगुलेशन को। अब ब्लड प्रेशर, सबसे पहले हमें पता चले कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये वो प्रेशर होता है, कौन सा प्रेशर, ये वो प्रेशर होता है या फिर वो फोर्स होता है जो हमारा ब्लड होता है वो किस पे एक्सर्ट करता है, जो ब्लड एक्सर्ट करता है किस पे, वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। ब्लड प्रेशर कौन सा होता है, ये वो प्रेशर होता है जो ब्लड एक्सर्ट करता है हमारी आर्टरीज की वॉल पे, ठीक है। ब्लड प्रेशर दो तरह से होता है, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये कब होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक सेकंड होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब आता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है उस टाइम पे जो ब्लड होता है और हमारे आर्टरीज की वॉल के अगेंस्ट प्रेशर रिलीज करता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, फंक्शनल होता है, उस टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो सिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है, और डायस्टोलिक कम होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये ब्लड प्रेशर का हो गया। अब ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए कोई एक चीज नहीं होती है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है। अब इन मैकेनिज्म्स में कुछ होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम है, ये क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि जो रीनल सिस्टम है ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा हमारे बीपी से ससेप्टेबल होते हैं। जैसे बॉडी में हल्का सा चेंज हुआ तो ये इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। बट अगर वो बहुत लंबे टाइम तक किसी का बीपी बढ़ा जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो ये उस न्यू बीपी से अडेप्ट हो जाते हैं। इसमें कौन सा आता है, नर्वस मैकेनिज्म। पर जो रीनल मैकेनिज्म है वो क्या करता है, रीनल मैकेनिज्म लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए होता है। ये बहुत लंबे टाइम तक बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए काम करता रहता है। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रेगुलेट करता है। उसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स भी हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ लोकल मैकेनिज्म्स, ठीक है, ये सब मिलके इकट्ठे हमारे बीपी को रेगुलेट करते हैं। वन बाय वन इन मैकेनिज्म्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें फ्रेंड्स अब सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म। अब नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा मैकेनिज्म होता है, इसमें सबसे पहले होते हैं बैरोरिसेप्टर, बैरोरिसेप्टर्स। सेकंड होता है कीमोरिसेप्टर,
और थर्ड इसमें है CNS इश्चेमिक एक्टिविटी। अब नर्वस सिस्टम में भी 3 डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो एक्चुअली इसमें वर्क करते हैं, ठीक है। उसमें हम इन तीनों सिस्टम्स को 1 बाय 1 लेते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, बैरो रिसेप्टर्स। तो डिटेल में सबसे पहले हम देखते हैं बैरो रिसेप्टर्स को। अब बैरो रिसेप्टर्स कैसे हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, अब ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है। एक तो ये होती है कैरोटिड आर्टरी में, और दूसरी कौन सी जगह होती है, आयोटिक आर्क में, ठीक है। जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं उन सबको नर्व सप्लाई कौन देता है, वेगस नर्व। वेगस नर्व एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट जो कैरोटिड आर्टरी को सप्लाई देती है, ठीक है, वो कौन सी देती है, ग्लोसोफेजियल, ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। देखो जो वेगस नर्व है वो कौन सी है, 10th क्रेनियल नर्व है, जो हमारे सारे बैरो रिसेप्टर्स को क्या देती है, नर्व सप्लाई देती है। जबकि जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स है वो कौन सी है, 9th क्रेनियल नर्व है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इनका मेन काम क्या होता है, बैरो रिसेप्टर्स ये बहुत ज्यादा जो ब्लड वेसल्स स्ट्रेच के लिए ससेप्टेबल होते हैं। जैसे ही जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें स्ट्रेच होता है, क्योंकि जैसे ही ज्यादा ब्लड जलता है और वो ब्लड वेसल्स थोड़ी भी स्ट्रेच होती है, तो इमीडिएटली क्या होता है कि ये जो नर्व्स है हमारी 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्टिवेट होके वो कहाँ पे जाती हैं, एक सेकेंड। तो जैसे ही हमारी 9th और 10th क्रेनियल नर्व एक्टिवेट होती है, तो एक्टिवेट होके वो क्या करती है, वो जाती है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटस, इसको एक्टिवेट करती है, सॉलिट्रस, ठीक है, इसको एक्टिवेट करती है। और जैसे ही एक्टिवेट होती हैं इसका मेन काम क्या होता है, ये इनहिबिट करता है इनहिबिट करता है VMC को, और स्टिमुलेट क्या करता है, CMC को, ठीक है। VMC क्या होता है, वैसोमोटर सेंटर, उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर हाई है। प्रेशर हाई है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्ट्रेच हुई हैं, स्ट्रेच होके हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं 9th और 10th वो एक्टिवेट हो गई। उन्होंने किसको कर दिया, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिट्रस, इसको एक्टिवेट किया तो उसने क्या किया, VMC को इनहिबिट किया, यानी कि वैसोमोटर सेंटर जो होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है उसको रोक देता है। और CMC कार्डियो इट्स नॉट CM, इट्स CVC, कार्डियो वेगल सेंटर जो होता है, क्योंकि वेगस नर्व जा रही है ना, कार्डियो वेगल सेंटर है, उसको वो क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। जैसे ही वो ये करता है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये क्या कॉज करता है, वेजो डायलेशन। और जब यहाँ पे वेजो डायलेशन होगी तो अल्टीमेटली क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाएगी और BP भी कम हो जाता है, प्लस जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जो बैरो रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। सबसे ज्यादा जो BP मेंटेन करने में नर्वस सिस्टम का जो मैकेनिज्म वर्क करता है वो कौन सा करता है, बैरो रिसेप्टर्स करता है। पर बैरो रिसेप्टर्स जैसे मैंने पहले बताया जो भी नर्वस सिस्टम के मैकेनिज्म्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं, बहुत इजिली अडेप्टेबल होते हैं। तो ये था बैरो रिसेप्टर्स का, ठीक है। अब हम इसमें फ्रेंड्स देखते हैं कीमो रिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है।
जैसे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, बैरो रिसेप्टर हाईली सेंसिटाइज होते हैं बीपी को लेके, बट जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो बीपी को नहीं, रेस्पिरेशन को लेके होते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, जैसे कैरोटिड और आयोटिक आर्क में होते हैं, और आयोटिक आर्क में। तो वहां से वो क्या करते हैं दोनों, जैसे ही वहां पे उनको पता चलता है कि अगर हमारा बीपी है, जैसे ही वो फॉल होगा तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा और CO2 का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, बीपी लो होगा तो कार्डियक आउटपुट जैसे ही कम होगा, फिर उसमें जो ऑक्सीजन है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो उस वजह से जैसे ही ये ऑक्सीजन कम होती है तो जो कार्डियो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं इमीडिएटली, एक्टिवेट या फिर आप एक्साइट कह सकते हो, एक्साइट हो जाते हैं। और एक्साइट होके वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवाते हैं। उससे क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और अगेन जो ब्लड वॉल्यूम है इंक्रीज होने लग जाएगी, यानी कि बीपी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और बीपी जैसे इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली जो ऑक्सीजन का लेवल है वो दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जो ये कीमो रिसेप्टर्स हैं ये डायरेक्टली हमारे बीपी से रिलेटेड नहीं होते, ये रेस्पिरेटरी ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, इसमें थर्ड क्या है, CNS इश्चीमिया, इश्चेमिक जो मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है। हमारा जो थर्ड मैकेनिज्म है वो है CNS इश्चेमिक मैकेनिज्म। इसका एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है, ये एक्टिवेट कब होता है, जब हमारा जो बीपी है वो लेस देन 50 mm ऑफ Hg पहुंच जाता है, ये तब जाके ये वाला मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। ठीक है, जब इतना लो बीपी हो जाता है तो फिर ये क्या करवाता है, इमीडिएटली एक्साइट होते हैं और क्या करते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या करवाते हैं, उससे जैसे ही वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये नर्वस सिस्टम हमारे सारे फंक्शन को करता है। ठीक है, इस सारे इसमें तीन क्या है, बैरो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स और CNS इश्चीमिया, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रीनल सिस्टम। अब जो रीनल सिस्टम मैकेनिज्म है ये कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है एक तो डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट। ठीक है, ये दो तरह से हमारी बॉडी में वर्क करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ चीजें, कुछ हार्मोन्स, एंजाइम्स ऐसे एक्टिवेट होते हैं उसके थ्रू आता है, और कुछ ये डायरेक्टली भी वर्क कर रहा होता है उस चीज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रास सिस्टम। अब रास सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है, रास सिस्टम का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये होता है हमारा रास सिस्टम, यानी कि इसमें कौन कौन से एंजाइम वर्क कर रहे हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, ये सब मिलके इकट्ठे किस पे, हमारे बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है। जो किडनी होती है, जब नर्वस सिस्टम थोड़े टाइम के बाद सरेंडर कर देता है, बट किडनी बहुत लंबे टाइम तक, इवन माइल्ड वेरिएशंस को भी बहुत लंबे टाइम तक मैनेज करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको हमें समझना है। अब रास सिस्टम में एक्चुअली कैसे होता है, रास सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो लीवर होता है ये क्या करता है, हमारा लीवर एक एंजियोटेंसिन, हमारा वो क्या होता है, एक एंजियोटेंसिनोजन होता है, एंजाइम सिक्रीट करता है। इस पे क्या करता है, जो किडनी है, किडनी क्या करता है, एक और सिक्रीट करता है, क्या, रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन पे वर्क करता है और उसको क्या कर देता है,
कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, ये एंजियोटेंसिनोजन किसने सिक्रीट किया, लीवर ने, और उसको रेनिन जो किसने सिक्रीट किया था, किडनी ने। ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन पे वर्क करता है और उसको क्या करते हैं, एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या करता है हमारा लंग्स, लंग्स क्या करते हैं, हमारा लंग में एस होता है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करता है, जो इस पे वर्क करता है और इसको क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें रास में मेनली किस किसने, सबसे पहले इसको लर्न कैसे करना है, एल से सबसे पहले कौन, लीवर, लीवर ने अपना काम किया, फिर किडनी ने किया और फिर लंग ने किया और अगेन हमारी किडनी पे वर्क होगा। ठीक है, एल के ऐसे याद करेंगे हम इसको। तो एस ने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, क्योंकि एंजियोटेंसिन को 1 से 2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो एस ने क्या किया, जो लंग ने प्रोड्यूस किया था 2 में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद क्या होता है, ये किडनी के कॉर्टेक्स पे वर्क करता है। ठीक है, कॉर्टेक्स पे वर्क करता है, तो कॉर्टेक्स से क्या करता है, वहां पे एक हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको सिक्रीट करती है कॉर्टेक्स, जब एंजियोटेंसिन वो 2 पे कन्वर्ट करता है। तो ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये क्या करता है, ये वाटर एंड सोडियम रिटेंशन करवाता है, वाटर प्लस सोडियम रिटेंशन करवाता है। और जब ये वाटर और सोडियम रिटेंशन करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, बीपी बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, एक तो इस तरह से ये इनडायरेक्टली यहाँ पे घूम के आया है। दूसरा क्या होता है, जो एंजियोटेंसिन 2 है ये और कहाँ काम करता है, हमारी ब्लड वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये उनसे क्या करवाता है, उन रिसेप्टर से वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। ठीक है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर रिटेंशन होएगा और बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। थर्ड क्या होता है, जैसे ही हमारी जो किडनी भी है उसकी जैसे ही बीपी फॉल होता है तो जीएफआर कम हो जाती है, तो जैसे ही जीएफआर कम होगी, जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जैसे ही वो कम होनी शुरू होती है तो क्या हुआ, तो वो उसका जो सोडियम और वाटर है उसको बॉडी रिटेंशन करना शुरू कर देती है। इस तरह से जो ये रीनल सिस्टम है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अल्टीमेटली हमारे बीपी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से वो कुछ हार्मोन्स एंजाइम्स रिलीज करके इनडायरेक्टली वहां तक पहुंचते हैं और कुछ किडनी खुद भी अपने ऊपर वर्क करती है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा के वाटर एंड सोडियम रिटेंशन करके। ठीक है, ये है हमारा रीनल मैकेनिज्म। अब इसमें थर्ड आता है हार्मोनल मैकेनिज्म। अब कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में जो बीपी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अब इंक्रीज कौन कौन से हार्मोन्स बीपी को करते हैं, ठीक है, इनमें से कुछ तो हमने अभी पढ़ा है, जैसे एल्डोस्टेरोन और एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, और कौन सा होता है लास्ट, थायरॉक्सिन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन को कौन करता है, कॉर्टेक्स, इनको मेडुला, और इसको कौन करता है, थायराइड। तो ये सारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है, और बीपी को बढ़ाते हैं। जिनमें से जो एड्रीनलिन है और एल्डोस्टेरोन है ये किस पे काम करते हैं मेनली, एड्रीनलिन और ये क्या कहते हैं, जो एड्रीनलिन है और थायरॉक्सिन है, ये सिस्टोलिक जो बीपी है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, जबकि एल्डोस्टेरोन
और नॉर एड्रीनलिन डायस्टोलिक को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बढ़ाने वाले हॉर्मोन्स हैं। अब जो डिक्रीज करने वाले हार्मोन है वो कौन से हैं? अब बीपी को डिक्रीज कौन कौन करता है? देखो इसमें वैसोप्रेसिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, सीरोटोनिन है, तो ये जो हॉर्मोन्स हैं ये उसको डिक्रीज करते हैं। उसके अलावा क्या है? ब्रेडिकाइनिन भी है, बीएनपी भी है। तो ये सब मिलके क्या करते हैं? बीपी को कम करने में हेल्प करते हैं। ये है हमारा हार्मोनल मैकेनिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लोकल मैकेनिज्म। अब लोकल मैकेनिज्म में भी क्या होता है? ब्लड वेसल्स में भी क्या होता है? ब्लड वेसल्स भी वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन करते हैं। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है? एंडोथेलिन। और वैसो डायलेशन के लिए नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारी ब्लड में होता है। ये डायलेटर्स होते हैं, वैसो डायलेटर्स होते हैं, और ये वैसो कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं। तो ये क्या करवाते हैं? जैसे ही बीपी बढ़ता है या घटता है तो ये इनको एक्टिवेट करते हैं, और ब्लड वेसल्स भी अपनी तरफ से हेल्प करती है बीपी को रेगुलेट करने के लिए। तो अभी हमने देखा फ्रेंड्स सारे मैकेनिज्म्स जो एक्चुअली बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा नर्वस मैकेनिज्म, उसके बाद है रीनल सिस्टम। जो रीनल मैकेनिज्म है उससे तो डायरेक्टली खुद ही क्वेश्चन आते हैं, रास से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा एंजाइम, कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, कौन सा किस पे वर्क करता है। और जो मेनली हमारी मेडिकेशंस अवेलेबल होती हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, वो मेनली किसमें? रास सिस्टम में। जैसे एस इनहिबिटर्स, क्योंकि एस एंजाइम वर्क करता है तभी वो कन्वर्ट होता है, तो उसको इनहिबिट करने के लिए होती है। ऐसे ही जैसे कि वो होते हैं जितने भी ये एआरबीज होते हैं, तो ये सारे कैसे इन्हीं रास सिस्टम पे कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन लगा के इस चीज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा आज फ्रेंड्स हमारा बीपी रेगुलेशन और ईसीजी के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।